इंतजार करते करते करीब 4 घंटे हो गए थे। तब जाकर वह बाहर आए। हमने भी चुपचाप उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। करीब 20 मिनट ट्रेवलिंग करने के बाद उनका घर आया। उन्होंने गाड़ी पार्क के अंदर लेकर चले गए। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, मैंने ठंडी सांस ली, जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। परम काका से पानी की बोतल लेकर एक सांस में ही पूरा पी गई। पानी पीते पीते बादलों में ध्यान गया। आज भी पूरे चांद की रात है। परम काका बोले, अब क्या करना है बिटिया? मैंने कहा, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलते हैं अंदर। करीब 10 मिनट के बाद मैंने गाड़ी का गेट खोला और डोरबेल बजाई। उन्होंने ही खुद दरवाजा खोला और कोई भी नहीं था घर में। तुम यहाँ कैसे आई? ये देखने आई हो कि मैं कैसे रह रहा हूँ? तुम्हारे जैसी सुख सुविधा है कि नहीं? क्या चाहती हो मुझसे? अभी भी पीछा नहीं छोड़ोगी क्या? मैं बस एक काम से आई हूँ। क्या मुझे कुछ बताना है? प्लीज पहले शांत से बैठ जाइए। क्या बताना है, जल्दी बोलो। काका फाइल लाइए। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं शुरू से स्टूडियस नहीं थी। आपने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, पर मैं कुछ सीख नहीं पाई। इस 1 साल में 3 CEO बदल चुके हैं, पर मैं कंपनी को नहीं चला पा रही हूँ। हम लोग ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी में कौन साथ है और कौन धोखा दे रहा है, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है सब मिलकर कंपनी को डुबोने में लगे हुए हैं। बाजार से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है। नए नए लोन के कारण कंपनी पूरी कर्जे में आ गई है। अभी बैंक वालों ने 45 दिन की लिमिट दी है, नहीं तो वह लोग कंपनी और घर दोनों को नीलाम कर देंगे। तो मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कभी आप भी उस कंपनी का हिस्सा थे। पापा उस कंपनी को आपके सुपुर्द करके गए थे। आज वह खत्म हो रही है, तो आपका जानना जरूरी है। बस इसीलिए आई थी। चलिए परम काका, चलो बिटिया। मुझे बाहर छोड़ने के बाद काका मुझसे बोले, 1 मिनट बिटिया, और अंदर जाकर उनसे बोले, ध्रुव बेटा, अब तुम ही सब कुछ संभाल सकते हो। बड़ी मुश्किलों से ढूंढा है तुम्हें, हो सके तो वापस आ जाओ। खुशी बिटिया पूरी तरह से टूट गई है। ना उससे कंपनी संभल रही है और ना ही जीवन। हो सके तो सब कुछ संभाल लो बेटा। कहकर वह बाहर आ गए और हम अपने शहर की ओर रवाना हो गए। नाउम्मीदी के आंसू मेरी आंखों में स्पष्ट थे। मुझे तो छोड़ो काका, उन्होंने तो आपको भी बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात नहीं बिटिया, पर जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि वह जरूर आएंगे। झूठी उम्मीद मत रखिएगा काका। कितनी मुश्किल से तो पीछा छूटा है उनका हम लोगों से। अब क्यों आएंगे वो? रो पड़ी थी मैं। दूसरे दिन ऑफिस में बैठी, फिर से फाइलों में सर खपा रही थी। न जाने क्या होगा। झूठे मक्कार लोगों के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा चुकी हूँ। पापा ने मुझे शुरू से इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं दिया। काश दिया होता। शुरुआत से ही अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे को मेरे जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर चुके थे और उसको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा था उन्होंने। पर क्या हुआ, बारात मंडप से लौट गई। मेरी क्या गलती थी? पूरे 5 दिन हो गए थे। परम काका के विश्वास पर मुझे भी तो विश्वास था, पर नतीजा सिपर था। अब तो उनके आने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम लोग पूरी तरह से हताश थे। पर छठे दिन सुबह सुबह 7 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और वह सामने खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न जाने इससे पहले इतनी खुश कब हुई थी मैं। पापा और इनके जाने के बाद फुल डे मेड की तो छुट्टी कर दी थी मैंने। खाना मुझे ठीक से बनाना आता नहीं था, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर याद आई उनकी पसंद की अदरक वाली चाय। तुरंत बनाने चली गई। उन्होंने आते ही घोषणा कर दी थी कि वह कुछ दिन के लिए ही आए हैं और उनसे जो हो सकेगा वही करेंगे। उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना की जाएं। बोले, मेरा सामान कहाँ रखना है? मैंने बोला, पापा के कमरे में रख दीजिए। नहीं, आप लोगों की तिजोरी है वहाँ। मैं अपने सर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। मुझे पता था तिजोरी में क्या बचा है, फिर भी मैंने कहा, अपने कमरे में रख दीजिए। ऐसा कहते हुए मैंने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जैसे ही वो जाने लगे मुझे कुछ याद आया। मैंने कहा, 5 मिनट रुकिए। तुरंत कमरे में गई और कमरे में यहाँ वहाँ फैला हुआ उन्हीं का सामान हटाया जो मैंने सजाया हुआ था, जो मुझे उनकी अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति का एहसास कराता था। ऑफिस में उनके आने के साथ ही जैसे कायाकल्प हो गया था। 8 दिन में तो ऐसा लग रहा था कि 1 साल से जो वीरानी है
वह खत्म हो चुकी है। किससे किस प्रकार से काम लेना है, ये सिर्फ ध्रुव ही जानते थे। सच में अब लग रहा था कि कंपनी डूबने से बच जाएगी और सभी लोगों का जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। हर काम समय पर हो रहा था, माल बनने लगा था, ऑर्डर पूरा हो रहा था, पेमेंट आ रही थी, कर्जे चुकने लगे थे। पर कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी तो था कि न जाने कब ध्रुव जाने की घोषणा कर देंगे। ऑफिस में उनके साथ ही बैठती, जैसा पहले बैठा करती थी। वो अब भी मुझे सिखाने की कोशिश करते थे, पर मैं जानती थी कि मैं कितनी कच्ची हूँ। हिसाब तो फिर भी कर लेती थी, पर लोगों को हैंडल करना नहीं आता था। शायद मैं सक्की हो गई थी, हर किसी को गलत समझती थी, क्योंकि उसी टीम को लेकर उन्होंने सारे ऑर्डर पूरे किए थे। मतलब इतने दिनों से सबसे ज्यादा गलत मैं ही थी। एक ही घर में रहते, पर इस प्रकार जैसे कभी कोई नाता ही ना हो, जैसे कोई पेइंग गेस्ट हो। खाना बन जाता तो खा लेते, चाय मिल जाती तो पी लेते। अधिकतर समय तो ऑफिस में ही बीतता, पर घर आते तो कमरे के अंदर ही रहते। बैंक लोन की किस्त जाने लगी तो नीलामी टल गई थी। धीरे धीरे 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। परम काका, जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक थे, बस बेही कड़ी थे हमारे बीच बातचीत की। नहीं तो घर में तो कोई बातचीत ही नहीं होती थी। माँ मुझे जन्म देते समय भगवान के पास चली गई थी। पापा ने हमेशा इसका जिम्मेदार मुझे ही माना। बचपन से ही परम काका ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। पापा ने तो मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। बचपन में ही उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। घर का सुख, माँ का सुख, सच्चा प्यार क्या होता है ये तो कभी जाना ही नहीं। कुशल से ही शादी होनी है, ये तो बचपन में ही तय हो गया था। पर उसके अवरोड जाने से पहले ऑफिशियल सगाई हुई थी, तभी उससे मुलाकात भी हुई थी। अच्छा लगा था, सोचा जिंदगी को एक मुकाम मिल जाएगा। पर कभी भी आगे से उसने फोन नहीं किया। बातों का जवाब हाँ हूँ में ही देता। मैं बड़ी कंफ्यूज रहती कि वो इस शादी से खुश है भी या नहीं। पर उसके मम्मी पापा की तरफ से सारी रस्में अच्छे से निभाई जाती। उसकी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती, वह अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती थी। शायद मैं अपनी मम्मी की कमी को उनके एहसास से भरना चाहती थी। शादी के वजह से लास्ट ईयर में पापा ने मुझको शहर के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। मैं घर पर ही रहती थी। मैं शहर के कॉलेज से ही एमबीए कर रही थी। उन्हीं दिनों में पापा किसी मीटिंग के सिलसिले में एक होटल में गए थे, जहां मीटिंग के दौरान लंच सर्व हो रहा था और वहीं वेटर के रूप में ध्रुव मिले थे, जो अपनी पढ़ाई की फीस के अरेंजमेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे। पापा लैपटॉप नहीं चला पा रहे थे, तो उन्होंने मदद की थी। और इसी दौरान जब प्रेजेंटेशन देखे तो उसमें कुछ गलतियां थीं, जो उन्होंने पापा को उसी समय बताईं। पापा बड़े इम्प्रेस हो गए और उन्हें उसी समय अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया। और सच में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। पापा की कंपनी को बहुत आगे तक ले गए थे। पापा आंख मूंदकर उन पर विश्वास करने लगे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही वह हमारे यहाँ कंपनी में बड़े पद पर थे, पर मैं उन्हें बेटर ही बोलती थी। न जाने क्यों मुझे वे अच्छे नहीं लगते थे। पापा का इनसे इतना अधिक लगाव, स्नेह, इनकी तारीफ मुझे जला देती थी। न जाने मैंने कितनी बार उनका अपमान किया था, न जाने कितनी बार उन पर फ्रॉड के इल्जाम लगाए थे। शायद पापा का सारा गुस्सा उन पर निकालती थी। मैं अपने आप में तो निश्चिंत थी कि कुशल से शादी होने के बाद मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, पर कहीं ऐसा ना हो कि पापा को ये दूसरे लोग धोखा दे दें। कैसे भी थे तो मेरे पापा। काश ऐसा होता कि पापा मुझे भी चाहते, मुझ पर भी विश्वास करते, मुझसे मेरे मन की बात पूछते। पर उनके लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, जिससे वे जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते थे। कुशल की 5 साल की पढ़ाई के बाद 2 साल वहीं रहकर जॉब की जिद भी पूरी हो गई थी, तो अब तो उसे आना ही था। अप्रैल में शादी निकल गई थी। बड़ी जल्दी तारीख नज़दीक भी आ गई थी। मायके के नाम पर यूं तो बहुत लोग थे, पर मेरे अपने तो परम काका और पापा ही थे। पर ऑफिस के स्टाफ का सहयोग देखते ही बन रहा था, और उनके नेता ऑफ कोर्स ध्रुव ही थे। निश्चित समय पर सब रस्में हो रही थीं, बारात भी समय पर आ गई थी, और वो खबर भी जिसने बारात को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल लंदन से पापा के फ्रेंड भी शादी में शामिल हुए थे, और कुशल भी लंदन में ही रहे थे। तो पापा ने बस बात छेड़ दी थी कि आपके शहर का ही दामाद है मेरा। तब तक स्टेज पर गिफ्ट लेते हम लोगों को उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था।
पर जब ध्यान दिया तो पता चला कि कुशल उन्हीं के सेक्टर में रहता था और वह भी अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी और न्यूबॉर्न बेटे के साथ। पापा सकते में आ गए थे। इतना बड़ा धोखा। बहुत कहा सुनी आरोप प्रत्यारोप के बाद जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि कुशल शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करता था, पर उसके पिताजी की उसको विदेश में पढ़ाने की हैसियत नहीं थी। अतः उसने प्लान के अनुसार मुझे उलझाए रखा था और अपनी पसंद की लड़की से 3 साल पहले ही शादी कर ली थी, जो उसके साथ ही उसी की कंपनी में काम कर रही थी। उसके अनुसार वह वैसी लड़की को रिजर्व करता था, न कि मुझ जैसी जाहिल को। मुझसे शादी करके मुझे माँ बाप की सेवा के लिए रखने वाला था वह। पापा का बिजनेस भी मिल जाता मेरे साथ के साथ। पापा की तो शायद आंखें खुल गई थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। बंदूक निकालकर सबको मारने चले थे। सबने बीच बचाव किया, पर बारात तो लौटा दी थी उन्होंने। शायद मेरे लिए पहली बार स्नेह की अनुभूति हुई थी, जो मुझे गले लगाकर रो पड़े थे। अचानक पापा को घबराहट हुई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला सीवियर हार्ट अटैक है। 1 घंटे बाद पापा को होश आया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। हमारे सारे शुभचिंतक हॉस्पिटल में पापा की सलामती की दुआ मांग रहे थे। डॉक्टर ने 48 घंटे कठिन बताए थे, पर पापा मुझसे मिलने की जिद किए हुए थे। और जब मैं उनके सामने गई तो उन्होंने ध्रुव जी को भी बुलाया और फिर एक जहांगीरी फैसला सुनाया कि मुझे ध्रुव जी से शादी करनी है। मैंने पापा को ध्रुव जी से रिक्वेस्ट करते हुए देखा। वे कुछ बोल नहीं पाए जैसे। मैं पापा को मना नहीं कर पाई। उसी मंडप में मेरी ध्रुव जी से शादी हो गई। परम काका ने मेरा कन्यादान किया। शादी के बाद जब हम हॉस्पिटल पापा का आशीर्वाद लेने गए थे, ऐसा लगा जैसे उनको संसार की सारी खुशी मिल गई है। मुझे घर छोड़कर ध्रुव जी हॉस्पिटल चले गए। 48 घंटे भी निकल गए। हमारी शादी ने सुकून दिया था। यह डॉक्टरों की मेहनत थी, पर पापा जल्दी ही ठीक होने लगे। ध्रुव जी रात में हॉस्पिटल में सोते और दिन में ऑफिस संभालते। मैं पापा के पास दिन भर रहती थी। 115 दिन के बाद पापा को डिस्चार्ज मिल गया था। उनके कमरे को मिनी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था हम लोगों ने। घर आने के बाद भी ध्रुव जी उनके पास ही सोते। इतने दिनों में उन्होंने मुझको गौर से देखा भी नहीं था। शादी के बाद की रस्में तो कुछ भी नहीं हुई थी। शादी में उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। मैं तो उनके परिवार के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। पता नहीं कौन कौन था उनके परिवार में, और उन्होंने शादी के बारे में अपने घर वालों को कैसे बताया होगा, सोचती रहती थी। अब हर शनिवार को वो चले जाते, सोमवार को आते थे। पापा ठीक हो रहे थे। थोड़े थोड़े समय के लिए ऑफिस भी जाने लगे थे। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बोले, ध्रुव तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में क्या बताया? वो कुछ नहीं बोले तो पापा ने कहा, ठीक है, तुम हमें अपने घर ले चलो, मैं उन्हें बता दूंगा। ध्रुव बोले, नहीं सर, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आप निश्चिंत रहें, मैं बता दूंगा। कुछ दिनों बाद ही पापा ने हमारे लिए पूजा रखवाई थी घर में, और पूजा के बाद हमें एक कमरे में रहने की हिदायत दी गई थी। कमरे में आने के बाद उनका ऐसा रिएक्शन था जैसे जबरन उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया हो। क्रोध उनके चेहरे पर स्पष्ट था। मैं भी क्या करूं, समझ नहीं पा रही थी, और उनके व्यवहार को देखकर अपने आप में ही सिमट गई थी। चुपचाप चादर उठाई और काउच पर सोने की कोशिशें करने लगी। नींद तो कोसों दूर थी मेरी आंखों से। समझ गई थी कि पसंद तो इनको भी नहीं हूँ मैं। उनके घर शादी थी, पापा तो जा नहीं सकते थे, और पापा के अनुसार मुझे तो जाना ही चाहिए था। आखिर ससुराल में पहली शादी जो थी। मैंने भी चुपचाप पैकिंग की और गाड़ी में जाकर बैठ गई। शहर से बाहर होते ही उन्होंने मुझको अवगत कराया कि शादी के बारे में उनके घर वालों को कुछ भी नहीं पता। तो मैं चलकर क्या करूंगी? चलना तो पड़ेगा। सर को क्या जवाब दूंगा? फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पर घर पर मेरा परिचय मालिक की बेटी के रूप में ही करवाया था उन्होंने। मैं उन्हें देखती रह गई, ये बताते ही कि मैं मालिक की बेटी हूँ, शादी देखने आई हूँ। सभी बहुत खुश हो गए। गजब की आवभगत होने लगी थी। महिलाएं मुझे अपने साथ ले गईं। उनकी बहन की शादी थी और मुझे उसी के साथ उसी के कमरे में ठहरा दिया गया था। मुझे पूरा गांव दिखाया गया। हरे हरे खेत, बहता झरना, नदी, मुझे हर चीज बहुत रोमांचित कर रही थी। मनु तो मुझसे बहुत इम्प्रेस थी। अपने भाई को बहुत चाहती थी। खूब तारीफ कर रही थी उनकी। उनके बारे में बताते हुए उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अपने गांव की ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के टॉप पर
ग्रेजुएट अपनी मेहनत से इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हुए उन पर हर एक व्यक्ति को उन पर गर्व था। एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था मुझे उनका वहां पर। हर कोई उनको बहुत प्यार करता था और बहुत सम्मान भी करता था। अपने सिर पर पल्ला क्यों ले रखा है? वह मुझसे बोली। ये उसी समय कमरे में आए थे। मैंने उन्हें देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। वह बात यह है कि मैं थिएटर ग्रुप से हूँ और मुझे एक गांव की बहू का रोल प्ले करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ प्रैक्टिस कर सकूँ और अपने किरदार में जान डाल सकूँ। तो प्लीज आप मुझे एक बहू के जैसे ट्रीट करवाइए ना। ठीक है, आप थिएटर करते हो, बहुत मजा आता होगा ना। अभी तो मुझे अल्टीमेटम मिला है, ठीक से नहीं कर पाई तो मुझे मेरे रोल से निकाल देंगे, इसलिए प्लीज मुझे प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है सुरु दीदी। अब तो हर जगह मैं घूंघट निकाल कर ही आ जा रही थी। वहीं के कपड़े, वहीं का रहन सहन, सभी बड़ों को ढोक, छोटों से प्यार में अपने आप को वहाँ की बहू ही मान रही थी। पर न जाने उसके मन में क्या था। शादी शुरू हो गई थी। बड़ी प्यारी प्यारी रस्में हो रही थीं। मेरी शादी तो 2 दिन में ही निकली थी, पर यहाँ 7 दिन की लंबी शादी थी। हल्दी, मेहंदी, गीत, नाच गाना, बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस परिवार में मिल गई हूँ। क्या ये परिवार मुझे अपनाएगा? पर जब उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो ये मुझे कैसे अपनाएंगे? मैं कैसे सपने देखने लगी थी। ये वही है ना जिनसे मैं इतनी नफरत करती थी। न जाने कितने इल्जाम लगाती। उनके मन में तो मैं हूँ या नहीं हूँ ये तो पता नहीं है, पर मेरा मन कब इनसे जुड़ गया। कब तक, जब इन्होंने मेरे इतने बार फ्रॉड कहने को, पापा को बरगलाने के इल्जाम को सुनकर भी पापा की तरफ देखकर चुप हो गए थे, या तब जब मैं जान करके इनको सबके सामने बेटर कह के बुलाती थी और वे आंखें नीची करके चुपचाप सुनते, या तब जब पापा की तबीयत खराब हुई और वो इनसे मुझसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और इन्होंने की थी, हाँ की थी, या जब जब पापा को उल्टी आने पर मैं बर्तन ढूंढ रही थी और इन्होंने अपने हाथों में उनकी उल्टी करवाई थी, या तब जब पापा की एक आहट पर चौंक कर उनकी देखभाल करते थे, या तब जब कंपनी को इतने अच्छे से मैनेज करने के लिए तारीफों का सहरा पापा इनके सर पर बांध रहे थे और अपने अच्छे होने का सारा क्रेडिट भी इन्हें दे रहे थे। मुझे सच में याद नहीं वह पल जब मैं इनसे जुड़ी, पर अब हर पल ये चाहती थी कि वे मेरे हो जाएं, ये परिवार मेरा हो जाए। उनकी मम्मी, उनके पापा, उनकी दादी, छोटा भाई, सब कितने अच्छे हैं। काश वह भी मुझे अपने परिवार में शामिल कर लें। कभी तो मन करता कि मैं उनको सब बता दूं, पर मैं उसकी शादी में कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। और फिर जब तक ध्रुव जी मुझे नहीं अपनाते, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता है। शादी के ठीक 1 दिन पहले मनु बहुत खुश थी। मैंने उसे छेड़ा, क्या बात है, शादी को बस 1 दिन बाकी है, इसलिए बहुत खुश हो? नहीं दीदी, आज पायली आ रही है। पायली? पायली कौन? आने तो दो, बताती हूँ। उसकी उत्सुकता देखते हुए मैं भी पायल का इंतजार करने लगी। 11 बजे बस से वे लोग आने वाले थे। ध्रुव जी के फूफा जी की फैमिली, बुआ तो पहले ही आ गई थी। पायली उनके देवर की बेटी थी, बहुत प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत, देखते ही नजर लगे। मनु ने बताया पायली उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और पता है क्या है? क्या? मेरी होने वाली भाभी, मतलब ध्रुव भैया की उनसे सगाई होने वाली है। सुनकर मैं तो वहीं थक कर रह गई। आंगन में पायली की फैमिली सभी लोगों से मिल रहे थे, तभी दरवाजे से इनका आना हुआ। पायली ने और इन्होंने एक दूसरे को देखा। पायली ने दुपट्टे को दांतों से काटा और शर्मा कर भाग गई। ये उसे जाते हुए देखते रहे। इनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी के भाव थे और अचानक इन्होंने ऊपर कमरे की तरफ देखा। खिड़की में मैं खड़ी थी। एक अजीब सा गुस्सा था उनकी आंखों में, जैसे सबका जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहे हों। शायद थी भी। ऐसा लगा दिल जो जुड़ा तो था नहीं, टूटकर ऐसे बिखर गया जैसे कई सारे कांच हों। अब शाम तक रुकना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पायली और मेरा कोई मुकाबला नहीं था। कहाँ वह अल्लड़ सी खूबसूरत कांच जैसी काया वाली लड़की, और कहाँ मैं जिसे खुद का कोई होश नहीं रहता। मुझसे बेरुखी का कारण मुझे समझ में आ गया था। फिर मनु ने बताया शायद कल भैया और पायली की सगाई भी हो जाएगी। मैं अब बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया हो। मेरी जिंदगी में वे नहीं आ सकते और उनकी जिंदगी में मेरे लिए कभी भी कोई जगह नहीं हो सकती। ये समझ गई थी मैं। अगर मुझसे थोड़ा सा भी जुड़ाव होता
तो मेरा परिचय इस तरह ना दिया होता। मैंने घर पर फोन लगाकर राम सिंह को बुलाया। 3 घंटे में आ गया। मैंने सिर्फ मनु को बताया कि मुझे बुखार है और इसीलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। वे शादी में बिजी थे। किसी के साथ खबर भिजवा दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। शायद यही चाहते थे वे। उनके घर से निकलने से लेकर अपने कमरे के बिस्तर पर गिरकर इतना रोई थी। क्यों भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। आज तक किसी का भी प्यार नहीं मिला था। सोचा था शायद अब मिलेगा, पर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है भगवान। मैं आईने में बाल संवार रही हूँ और वो पीछे से आते हैं, मुझे बाहों में भरते हैं और मेरे गाल पर किस करते हैं। मैं घूमकर उनकी बाहों में समा जाती हूँ। सुरू बिटिया, उठ बिटिया, दिन बहुत चढ़ाया है। मैं और मालिक साहब कंपनी जा रहे हैं। वह तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। उठ जा बिटिया। परम काका मुझे उठा रहे थे। हे भगवान, आज फिर वैसा ही सपना। 5 दिन हो गए हैं शादी से आए। कहते हैं दिल जो चाहता है वही सपने में आता है, पर मेरा दिल उन्हें चाह रहा था और उन्हें मेरी पड़ी ही नहीं थी। क्यों बुला रहे हैं पापा? आपको कंपनी क्यों जाना पड़ रहा है? कल भी तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। मत जाइए। मैं ठीक हूँ बेटा। एक अर्जेंट का ऑर्डर है, ध्रुव आने वाला था पर शायद कहीं अटक गया है। हम दोनों में से किसी एक के साइन के बिना वह माल बाहर नहीं जा पाएगा, इसीलिए जाना जरूरी है। तू बता, तू कैसी है? ध्रुव और तेरे बीच कुछ अनबन हुई है क्या, या वहाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं पापा, सब ठीक हैं। बेटा, मैंने वह फैसला लेकर कुछ गलती तो नहीं की ना? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। कहते हुए मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई जो पापा से छुपी ना रह सकी। मैंने उनसे कहा, अब जल्दी से काम निपटाकर वापस घर आइए, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। न जाने आपके दामाद कब आएंगे और वापस काम संभालेंगे। आपको आराम की सख्त जरूरत है। पापा के जाने के आधे घंटे बाद ही ध्रुव आ गए थे और नाराज हो रहे थे कि पापा क्यों चले गए। मैं आने ही वाला था। गाड़ी खराब हो गई थी। शादी में जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जैसे उस सब का कोई मतलब ही ना हो। मेरे इस प्रकार आ जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। जल्दी से तैयार होकर निकल गए। हम दोनों को जिस चीज का डर था वही हुआ। ऑफिस जाने के बाद पापा कहाँ चैन से बैठने वाले थे। वर्करों का काम देखने के लिए निकले थे और 1 घंटे बाद ही खबर आई कि पापा गिर गए हैं। माइनर अटैक था, पर सिर में चोट गहरी थी। पापा कोमा में चले गए। क्यों इतना टेंशन किया पापा ने कि फिर से अटैक आया? बोलते नहीं हैं, पर मेरी स्थिति को खूब समझते हैं। वापस अस्पताल के चक्कर बढ़ गए थे। भगवान से उनके ठीक होने की दुआ कर रही थी, पर भगवान ने मुझ पर दया नहीं दिखाई और एक सुबह उन्हें हमसे छीन लिया। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। 2-3 दिनों तक तो मुझे होश ही नहीं आया था। मुझे नहीं पता कि पापा का अंतिम क्रियाकर्म किस प्रकार हुआ। मुझे घर को किसने संभाला। पापा को गए 1 महीना होने वाला था। मैं पापा के कमरे में ही पड़ी रहती। खाना बनाने वाली आंटी खाना बना देती और चली जाती। इन्हें मुझसे कोई मतलब था नहीं, ये तो नहीं पता, पर आंटी से मेरे खाने के बारे में पूछते रहते। काका मेरा पूरा ध्यान रखते। एक बार फिर से मैं अनाथ हो गई थी। नियति मुझ पर प्रहार कर रही थी और मैं थी बेशर्म की जिए जा रही थी। उस दिन चक्कर खाकर गिर गई थी। दूसरे दिन मेरे कमरे में आकर बोले, देखिए सर थे तो वह सिर्फ चेयर पर बैठे रहते थे तो भी काफी सारी मदद हो जाती थी। मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। अगर आप साथ चलोगी और केबिन में बैठी रहोगी तो अच्छा होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस केबिन में बैठना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ कहा था तो मैं मना नहीं कर पाई। दूसरे दिन उनके साथ जाने के पहले मैं भी रेडी थी। हम एक ही कार में ऑफिस गए। एक ही ऑफिस में 2 चेयर पर बैठे। एक ही समय के लिए वो ऑफिस से बाहर गए थे, बाकी तो पूरे समय ही ऑफिस में थे। मुझे समझ में नहीं आया मुझे यहाँ लाकर क्यों बिठाया है। रोज जाते थे ऑफिस, फिर धीरे धीरे ऑफिस में मुझे काम समझाने शुरू कर दिए। कुछ काम समझ में आते, पर अधिकतर पल्ले नहीं पड़ता। बेशक भले ही ऑफिस में पूरे दिन साथ रहते हैं, घर जाकर हम अजनबी ही हो जाते हैं। ये मेरी रातें अब भी रात को रोते हुए ही कटती थीं। आजकल दिन भर का समय अच्छे से कटने लगा था। काम समझ में आ जाता तो खुश हो जाते और नहीं आता तो डांटते, पर उनकी वह डांट बड़ी प्यारी लगती। कुल मिलाकर उनका रवैया बहुत अच्छा लगने लगा था और न जाने मन ने
फिर से सपने बुनने शुरू कर दिए थे। एक दिन उन्होंने स्टेनो को बुलाकर भर्ती निकालने को कहा। मैंने कहा, किस चीज़ की भर्ती निकाल रहे हैं? तो बोले, सीओ की। मैंने पूछा, आप है तो सही? तो बोले, हाँ मैं तो हूँ, और मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर तुम ठीक से सीख ही नहीं हो और मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा, तब कंपनी कौन संभालेगा? मुझे वही सब फिर से याद आ गया। उन्होंने जल्दी एक सीईओ को अपॉइंट भी कर दिया। वह भी हमारे साथ केबिन में ही बैठता था। बिटिया लंच। परम काका ने कहा, मैडम एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपके यहाँ खुशी कौन है? मेरा ही ऑफिशियल नाम है खुशी, और सरोज भाभी ने अपने और राज सर के नाम से मिलाकर स्वरा रखा था। शुरू बिटिया के जन्म के पहले जो स्वरा से शुरू हो गया। परम काका बोले, पर खुशी ज्यादा अच्छा है, ये बोले। अब तो शायद मैं मुस्कुराने भी लगी थी। आजकल उनका ऑफिस टाइम में बाहर जाना बढ़ गया था। हमारी बातें भी कम होती और वह कुछ जल्दबाजी में भी रहते हैं। एक दिन मैं वर्किंग एरिया से आते हुए गेट की तरफ देख रही थी और इनका निकलना हुआ। वहाँ गाड़ी आकर रुकी जिसमें मनु और पायली और दो जेंट्स बैठे हुए थे। मेरा दिल धक से रह गया। मनु ने मुझे कार में से देख लिया था और आवाज लगाई। मैं गई, कहने लगी, कैसी हो दीदी? फॉर्मल बातचीत के बाद उसी ने बताया कि पायल की शादी है, शॉपिंग के लिए आए हैं, भैया भी साथ जा रहे हैं। मैंने गर्दन हिलाकर उन्हें विदा किया। मैं समझ नहीं पा रही थी वह क्या चाहते हैं। अगर पायली की शादी है तो इन्हें मुझसे तलाक लेने की जरूरत पड़ेगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। आज जो डर था वह सामने आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं कही मुझसे। कहीं शायद वो ये तो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने मन से ही उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दूं। ये बंधन तब तक ही तो था जब तक पापा थे। हम लोगों के बीच तो कुछ है ही नहीं, और उनकी पायल से सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। जरूर वह यही चाहते होंगे, तभी तो मुझे ऑफिस संभालने के लिए लाकर बिठा दिया है। अपना काम भी सीईओ से करवा रहे हैं, अपना हस्तक्षेप कंपनी में कम कर रहे हैं। पापा की साइन की जगह मेरी साइन चलने लगी है। मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मैं क्यों नहीं समझ पाई? उनकी थोड़ी सी केयर को मैंने उनका अपनापन कैसे समझ लिया? क्यों मैं सपने सजाने लगी? मुझे अपनी अज्ञानता पर रोना आ गया। मेरे सपनों का क्या होगा? मैं कैसे रह पाऊंगी उनके बिना? उन्होंने मेरे और मेरे पापा के लिए कितना किया है। अब शायद मेरी बारी है। क्या करूं? 2-3 दिन इसी कसमकस में निकल गए। उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती, पर कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता। उनसे पूछने की तो हिम्मत ही नहीं थी। मेरे छोटे से दिमाग ने यही अनुमान लगाया कि वह मुझसे छुटकारा ही तो चाहते हैं। मैंने वकील अंकल को फ़ोन किया और डिवोर्स के पेपर बनवाए। वह सुबह से गए हुए थे, शाम को आए। खाना खाने के बाद जब कमरे में जाने लगे तो मैंने उन्हें कहा था, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। उन्होंने कहा, क्या? तो मैंने उन्हें पेपर्स दिए और कहा कि अब आप पायली से शादी कर सकते हैं। ये हाथों में पेपर लिए खड़े रहे। मैं अपने कमरे में चली गई। ये सुबह सुबह ही गाड़ी से निकल गए थे। ऑफिस में जितनी भी जगह उनकी साइन लगती थी, उन्होंने सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, मुझे फाइल पकड़ाकर निकल गए। कार की चाबी भी मेरी टेबल पर ही रख गए थे। मैं अवाक रह गई। ये मुझसे क्या हो गया? अपने से अलग करने के बारे में सोचा था, वह कंपनी से भी अलग हो जाएंगे। ये तो मुझे पता ही नहीं था, न मेरे दिमाग में आया। एक संतुष्टि थी कि उन्हें अपना प्यार मिल जाएगा। शाम को जब घर आई तब पता चला कि डिवोर्स के पेपर तो पलंग पर वैसे ही रखे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उन्हें संभाल कर अलमारी में रखा। मुझे नहीं पता था कि मुझे बड़ा झटका लगने वाला है। 4 दिन बाद उनके गांव से कुछ लोग आए। उनके बारे में पूछ रहे थे कि घर पर शादी थी और वे गांव ही नहीं आए। फोन भी नहीं लग रहा था। क्या? पर वहाँ तो उनकी ही शादी थी ना। वो अपनी ही शादी में नहीं पहुँचे। उनकी उनकी कहाँ? शरद की शादी थी उनके छोटे भाई की पायली से। क्या? उन लोगों से ही पूछा कि मनु की शादी में तो पायली की शादी ध्रुव जी से हो रही थी ना। हाँ, होनी तो इसी से थी, पर लास्ट टाइम पर मना कर दिया। बोला मेरा शादी का कोई मन नहीं है। सबने बहुत समझाया और पायली के परिवार ने भी काफी हंगामा मचाया। तब शरद से उसकी सगाई हुई थी। मैं जैसे आसमान से जमीन पर गिरी थी। ये मुझसे क्या हो गया? उनसे पूछा तो होता, उनसे बात तो की होती। अपने बेवकूफ दिमाग के साथ मैंने अपनी और उनकी जिंदगी के साथ क्या कर लिया था?
कहाँ गए होंगे वो, उनको कैसे ढूंढूं? उन्होंने पायली से शादी क्यों नहीं की? क्या मुझसे अब तो सिर्फ उनको ढूंढना ही मकसद हो गया था। परम काका और एक ड्राइवर, जहां उनके साथ होने की संभावना दिखाई देती, वह हर जगह ढूंढी थी हमने। कंपनी का क्या होना था? उनके अभाव में वही हुआ। मैं तो दीवानों की तरह बस उन्हें ही ढूंढ रही थी। होश तो तब आया जब वर्करों को सैलरी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। पापा के सपने, उस कंपनी को बर्बादी की कगार पर ले आई थी मैं। नाकामियों का दोष वर्करों, सीईओ के सर पर मढ़कर चेंजेस किए, पर क्या होना था? टीम लीडर के न होने से पूरी टीम बिखर गई थी। लोन बढ़ते जा रहे थे, सब कुछ नीलाम होने की नौबत आ गई थी। इनके आने के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। कंपनी के संभलने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि ये वापस जाएं। मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता तो क्या हुआ? पापा का सपना यानी हमारी कंपनी तो जीवित रहेगी। बहुत सोचकर एक निश्चय किया। लग रहा था शायद अब मैं सही हूँ। एक बार फिर मैंने बैरिस्ट अंकल को बुला लिया था। पेपर बनवाकर उनके कमरे में गई। सो रहे थे। आखिरी बार उनको देख रही थी। इस बार बहुत हिम्मत करके उनके लिए एक लेटर भी लिखा था। सब टेबल पर रखा और बैग लेकर निकल गई। 5 बजे सुबह मेरी ट्रेन थी। पूरे रास्ते फोन में उनके फोटो को देखकर रोती रही। शाम 5 बजे मुंबई से फ्लाइट थी। पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया था। कंपनी और घर की नीलामी की सिचुएशन बनने पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे न्यूयॉर्क में जॉब ऑफर की थी। यहाँ तो नौकरी करना मुश्किल था। वीज़ा के लिए तभी से अप्लाई कर रखा था। लेटर में लिखा था कि मैं तो कंपनी खो चुकी हूँ, आपकी ही मेहनत है जो ये फिर जीवित हो गई है। मुझे इसे चलाने का कोई हक नहीं है। मैं शायद इसे फिर खो दूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे हमेशा संभालें, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए आपसे दूर जा रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। हमेशा गलत फैसला लेती हूँ, पर मैं क्या करूँ? फिर से आपको खोने का दर्द झेलने से अच्छा है मैं ही चली जाऊँ। जहाँ भी रहूँगी आपके बारे में जानती रहूँगी। आप किसी अच्छी और समझदार लड़की से शादी कर लेना प्लीज। मेरी आखिरी इच्छा समझकर मान लेना। सारी जिंदगी अपने आप को पापा के उस गलत फैसले की सजा मत भोगने दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खुशी। वो लेटर उन्होंने पढ़ा होगा कि नहीं? सारी प्रॉपर्टी कंपनी मैंने उनके नाम कर दी थी। अब तो मैंने सही किया था ना। चेक इन की घोषणा हो रही थी। मैंने बोर्डिंग पास लिया और लाइन में लग गई। थोड़ी देर बाद प्लेन में थी। याद आ रहा था कि पहली बार मैं कुशल के साथ जाने वाली थी। टेक ऑफ के समय हुई आवाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। सर चढ़ गया, मिताली सी आ गई थी। मैंने एयर होस्टेस से मेडिसिन ली। मेरे पास एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी। मैं फोन हाथों में लिए उनकी तस्वीर देखते हुए आंखें बंद करके फिर उन्हीं की याद में खो गई। न जाने क्या सपना देखा था कि नींद टूट गई। अपने आप रुलाई आ रही थी। मैं फिर फोन में उनकी तस्वीर देखते हुए इमोशनल हो गई और फपक कर रो पड़ी। काफी देर रोने के बाद पास से आवाज आई, पानी लोगी? मैंने सिर उठाए बिना मना कर दिया। फिर आवाज आई, कब तक रोवोगी? चुप हो जाओ। मैं एकदम चौंक गई। ये तो इनकी आवाज है। आप यहाँ कैसे? इन्होंने मेरा पता कैसे लगाया? इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए? डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं? मतलब दिल्ली होकर आए हैं? क्यों सब कुछ तुम ही कर सकती हो? मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं नहीं ढूंढ सकता तुम्हें? वो आप क्यों आए? क्यों खुशी? सारे पूर्वाग्रह तुम्हारे ही होंगे, मेरे कुछ नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप? वो उस लड़की से शादी हुई थी मेरी, जो मुझे फ्रॉड समझती थी, मुझे अपना दुश्मन समझती थी। मैं नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता था? मैं क्या करता? अगर मेरी पहले से कहीं सगाई तय थी तो मैंने वह सगाई करी तो नहीं ना। मैं बता भी देता घर में, पर मनु की शादी शांति से हो जाने देना चाहता था, पर तुम चली गई। घर जाने के बाद बात करता तो पापा का स्वर्गवास हो गया। तुम इतनी व्यथित थी, तुम्हें डिप्रेशन से बचाने के लिए तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवाया। तुमने क्या समझा, क्या किया? मुझसे बात तक नहीं की, सीधा डिवोर्स। मैं आपकी मजबूरी थी, मैं भी तो तुम्हारी मजबूरी था। पर हुआ ना तुम्हें मुझसे प्यार, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता था? तुमने शुरू के दिन से ही हमारे बीच एक रेखा खींच दी थी, मैं पार ही नहीं कर पाया कभी। मैंने कैसे? मतलब शादी वाले दिन आप इतना गुस्सा थे
मैंने उसे ही अपनी जिंदगी मान लिया। मेरी आंखों से हजारों गंगा जमुना बह रही थी। न जाने कब तुम्हारे लिए भावनाएं जागी मेरे मन में। शायद तब, जब सर के पास दिन भर बैठने के बाद वो मुझे बुलाते और तुम चुपचाप पल्लू से गीली आंखें पोंछती, या तब जब मेरे गांव में सर ढकने के लिए ड्रामा किया, या तब जब बही के पहनावे में अपने आप को बड़ी खुशनसीब मान रही थी तुम, चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश करती, या तब जब सर के जाने के बाद मेरे सीने से लगकर बेहोश हुई थी और मैं हर समय तुम्हारी केयर करना चाहता था, तुम्हारी इन उदास आंखों में खुशियों के रंग भरना चाहता था, तुम्हारी केयर करना अच्छा लगने लगा था। शायद इसी को चाहत कहते हैं। एक और कंपनी की प्लानिंग कर रहा था, पर तुम बात करती तो बताता। तुमने तो सीधा डिवोर्स दे दिया। अपने आप को कितना अकेला पाया मैंने, सर को कितना मिस किया। उस दिन क्या बताऊं, जिस ग्लोबल मीट में तुम्हें मेरा पता लगा चला, वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। वापस से अपना मुकाम बनाना इतना सरल नहीं था मेरे लिए। तुम्हें क्या लगा मैं क्यों वापस आया? सिर्फ कंपनी के लिए तुमने मुझे ढूंढा। क्या एक बार नहीं बोल सकती थी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती? वापस चलो। सब कुछ छोड़कर मैं फिर भी वापस आया। सब ठीक हो ही रहा था। रोज हमारे कमरे में तुम्हारा इंतजार करता कि कभी तो तुम आओगी। देख चुका था पहले ही दिन जब तुम मेरे लिए चाय बना रही थी और मैं वॉशरूम इस्तेमाल करने हमारे कमरे में गया था। मैं नहीं था, पर वहाँ तुमने मुझे सजा रखा था। जाहिर सी बात है, मुझे चाहती हो, इसलिए ही तो अपनी हर चाहत के रूप में मेरा सामान, मेरे कपड़े यहाँ वहाँ थे। जैसे मैं वही हूँ। मैंने आंखें देखी हैं तुम्हारी, मेरा इंतजार साफ दिखाई देता है। फिर क्यों नहीं कह देती जो मैं सुनना चाहता हूँ? क्यों मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अब एक पल भी दूर रहना मुश्किल था मेरे लिए। अपनी अपनी सीट से उठकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। आई लव यू टू। प्लेन में सब लोग तालियां बजा रहे थे। अब क्या प्लेन बीच में थोड़ी ही रोका जा सकता है? न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो हनीमून मनाकर ही लौटेंगे, ठीक है ना? मैंने उनके गले लगे हुए ही कहा, ठीक है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।